मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय हम आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेकर के आ गए हैं। पूरा आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके सीजीपीएससी और कई ऐसे एग्जाम भी हैं जैसे एडीईओ है ना, सहायक विकास विस्तार अधिकारी है ना, यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिसके लिए पंचायती राज व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएमओ के पोस्ट के लिए आप नगरीय निकाय का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में हम देखें तो हर बार कुछ न कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस तरह से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आपको पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पंचायतों के गठन को सबसे पहले समझना चाहेंगे कि पंचायतों का गठन किस प्रकार से होता है। पंचायतों के गठन के संदर्भ में जो धारा है या अनुच्छेद है अपना कह सकते हैं, तो पंचायतों के गठन के संदर्भ में आर्टिकल 243 में बताया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243 है ना, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 243 में पंचायतों के गठन के विषय में बताया गया है। स्थानीय और ग्रामीण स्वशासन का स्तर क्या होगा। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में 3 स्तर होता है। कौन कौन सा? सबसे शीर्ष पर हम देखें तो शीर्ष पर जिला पंचायत होता है। सबसे शीर्ष पर ये जिला पंचायत है। उसके बाद फिर जनपद पंचायत और जनपद पंचायत के बाद ग्राम पंचायत। प्रीवियस 2 क्लासेस में आप लोग देखिएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर कि पंचायतों का जो गठन है आर्टिकल 243 सब क्लोज बी में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होता है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, आर्टिकल 243 सब क्लोज बी के अंतर्गत हम देखें तो पंचायतों के गठन और इसका निर्वाचन निर्धारण किस प्रकार से होगा, इन सभी के विषय में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मूल रूप से हम गठन और संरचना के विषय में पढ़ेंगे। गठन या संरचना के संदर्भ में देखें, फॉर्मेशन के विषय में देखें तो फॉर्मेशन के संदर्भ में पंचायत में सरपंच और पंच प्रमुख होते हैं। उप सरपंच भी होते हैं, लेकिन उप सरपंच जो हैं इन्हीं में से चुन करके आते हैं, पंचों में से ही चुन करके आते हैं। ठीक है, यानी कि पंच लोग ही उसको चुनते हैं। तो पंच और सरपंच इन दोनों का जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पंचायतों का जो गठन है, पंचायतों की जो संरचना है, ग्राम पंचायत में कौन है? पंच और सरपंच। यहां पर एक शब्द और जोड़ लीजिए आप, उप सरपंच जोड़ लीजिए। ठीक है, जनपद पंचायत के संदर्भ में क्या होगा? जनपद पंचायत के संदर्भ में जनपद पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष और इसके साथ ही साथ विधायक, जनपद क्षेत्र के सरपंच 1/5 होने चाहिए। कोई भी जनपद क्षेत्र के सरपंच के रूप में कम से कम 5 में से 1 सदस्य और 20% प्रति वर्ष के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के जनपद पंचायत बन पाएगा। जिला पंचायत के संदर्भ में देखें तो जिला पंचायत सदस्य, एक अध्यक्ष, जिला पंचायत क्षेत्र के राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधायक, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। मैक्सिमम टाइम आपके प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, बार बार आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जनपद पंचायत की जो संरचना है, ठीक है, जनपद पंचायत की संरचना या जिला पंचायत की संरचना है, इसमें इसका गठन के संदर्भ में कौन कौन हो सकते हैं। तो जिला पंचायत के विषय में कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। एक जिला पंचायत सदस्य होंगे, अध्यक्ष,
जिला पंचायत क्षेत्र के राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधायक, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। ठीक है, ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो कई बार जो है स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बहुत बार पढ़े होते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में आते हैं। उनको ये लगता है कि भाई जिला पंचायत के जो गठन है उसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, इस नाम से इसको गलत कर देते हैं। ये नहीं होगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिला पंचायत का जब भी फॉर्मेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का फॉर्मेशन होगा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे, जिला पंचायत क्षेत्र के राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधायक, जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा इस संदर्भ में? तो पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण है वो कलेक्टर साहब करते हैं। ठीक है, और वहीं जनपद पंचायत के संदर्भ में राज्य सरकार और जिला पंचायत के संदर्भ में भी राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है आगे चल करके हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वार्ड निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी कितनी हो सकती है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जब भी पंचायत के संदर्भ में देखें तो पंचायत के संदर्भ में वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र 10 से 20 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 10 से लेकर के 20 हो सकता है। वहीं जनपद पंचायत के संदर्भ में ये 10 से लेकर के 25 हो सकता है, और जिला पंचायत के संदर्भ में 10 से लेकर के 35 हो सकता है। यानी कि कांस्टेंट आपको रखना है मिनिमम और मैक्सिमम को। ठीक है, एक मिनिमम ध्यान में रखना। देखो इसी तरह से आपको याद करना है। कैसे याद करोगे? मिनिमम याद करना, मिनिमम और मैक्सिमम याद करना। ठीक है, क्या वार्ड और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको मिनिमम और मैक्सिमम में याद रखना है? मिनिमम सब में 10 है। ठीक है, मिनिमम क्या है? सब में 10 होगा, आप नहीं भूलोगे। मिनिमम वार्ड संख्या कितनी हो सकती है, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, सभी में 10 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी में आप जो है 20, 25 और 35 कर दो। सब में आप कितना जोड़ दो, इसमें 20 आपने जोड़ा है तो हो जाएगा, और 25 में 10 जोड़ दीजिए तो 35 हो जाएगा। 20, 25 और 35, 20, 25 और 35 याद हो गया। 10 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 20, 25 और 35, यानी कि 10 से 20 ये रेंज होगा ग्राम पंचायत के लिए, 10 से 25 रेंज होगा जनपद पंचायत के लिए, और 10 से 35 रेंज होगा जिला पंचायत के लिए। ये बात आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। बार बार यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कूट में प्रश्न पूछा जाता है, इस नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जनसंख्या क्या होनी चाहिए, यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचायत के संदर्भ में अगर हम देखें तो मिनिमम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, तब आप उसको ग्राम पंचायत बना सकते हैं। ठीक है, कितना होनी चाहिए जनसंख्या? मिनिमम 1000 होनी चाहिए। अगर जनपद पंचायत के संदर्भ में देखें तो ये मिनिमम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, और जिला पंचायत के संदर्भ में 50,000 से कम जनसंख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि 10,000, 5,000 और 50,000। पंचायत के संदर्भ में 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, जनपद पंचायत के संदर्भ में 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, और जिला पंचायत के संदर्भ में 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम के विषय में बताया गया, मैक्सिमम के विषय में कहीं ऐसी बात कुछ भी नहीं लिखी गई है, लेकिन मिनिमम जरूर बताया गया है 1000, 5000 और 50,000। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको स्पेशली समझ में आया होगा कि भाई जिला पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के संदर्भ में इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा। ग्राम पंचायत का गठन अब कैसे होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चल करके हम इसी को जनपद पंचायत का गठन कैसे होगा और जिला पंचायत का गठन कैसे होगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत के गठन के संदर्भ में देखें तो न्यूनतम जनसंख्या हम लोगों ने देखा कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 से कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंचों और सरपंच से होता है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में पंच होंगे और सरपंच होंगे, इन दोनों का जो निर्वाचन है, ठीक है, इन दोनों का जो निर्वाचन है वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। और जो उप सरपंच होते हैं, उप सरपंच का निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा।
ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब देखो, जनता के द्वारा जो चुन करके आते हैं ना, उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन से आए हुए बोलते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधायक हैं विधानसभा के, ये सभी क्या हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर के आते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के संदर्भ में ग्राम पंचायत के विषय में आप क्या कहेंगे, पंच और सरपंच ये दोनों प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर के आते हैं, और पंचों में से ही अप्रत्यक्ष रूप से उप सरपंच को इन लोग चुनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पंच और सरपंच प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, और उप सरपंच जो है अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखो, न्यूनतम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत बनाने के लिए। ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंचों और सरपंचों से मिलकर के होता है। यदि कोई ग्राम या वार्ड यथास्थिति किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिए यथास्थिति ऐसे ग्राम या ऐसे वार्ड में नई निर्वाचन की कार्यवाहियां 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएंगी। अगर देखो कोई ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में चाहे वह वार्ड की स्थिति क्यों ना हो, चाहे ग्राम की स्थिति क्यों ना हो, अगर पंच नहीं है या सरपंच की अगर किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है या फिर पद को त्याग कर देता है या फिर पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो इन सभी कंडीशंस में, है ना, इन सभी कंडीशंस में 6 माह के भीतर पुनः निर्वाचन करवाना जरूरी है। अच्छा, एक बात और, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन की बात करते हैं, चुनाव वाली प्रक्रिया है, इसको संचालित करने का काम किसका है? केंद्रीय चुनाव आयोग का इसमें पूरा योगदान होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा केंद्रीय स्तर पर या फिर जो राष्ट्रपति चुनाव हैं और लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सबके चुनाव के संदर्भ में केंद्रीय चुनाव आयोग पूरा निर्णय लेता है, वही इसका निर्वाचन करवाता है। लेकिन अगर हम पंचायती राज के संदर्भ में देखें तो पंचायती राज का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको संपादित कराया जाता है। परंतु इस उपधारा यानी कि 243 सब क्लोज बी के अंतर्गत सरपंच का निर्वाचन लंबित होने के कारण निर्वाचित पंच प्रथम सम्मेलन में अपने में से सरपंच का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचित सरपंच के पद भार ग्रहण करने तक इस सरपंच को समस्त कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रथम सम्मेलन तो होना जरूरी है पंचायत के गठन होने के पश्चात, तो इस कंडीशन में अगर लंबित हो रहा है किसी प्रकार से सरपंच का निर्वाचन लंबित हो रहा है प्रक्रिया, तो इस संदर्भ में जो पंच है ना, पंच अपने बीच में ही किसी सरपंच का निर्वाचन करेंगे और जब तक सरपंच का पुनः चुनाव ना हो जाए तब तक वो सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेंगे। एक प्रकार से एक्टिंग सरपंच आप कह सकते हैं, ठीक है। वो मतलब कि पदभार को ग्रहण करके फिलहाल उसका काम करते रहेंगे। अब देखिए, ग्राम पंचायत के गठन के लिए आगे की कार्यवाहियां पंच का निर्वाचन लंबित होने के कारण रोकी नहीं जाएगी। अगर पंच का निर्वाचन नहीं हुआ है, सरपंच का निर्वाचन नहीं हुआ है तो, या फिर सरपंच का निर्वाचन नहीं हुआ है तो उसके संदर्भ में भाई पंचायतों के गठन के विषय में किसी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई ग्राम या वार्ड पुनः यथास्थिति किसी सरपंच या किसी पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो यथास्थिति ऐसे ग्राम में या ऐसे वार्ड में पंच के निर्वाचन नई कार्यवाहियां तब तक प्रारंभ नहीं की जाएंगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान न हो जाए कि यथास्थिति ऐसे ग्राम से या ऐसे वार्ड से सरपंच या पंच का निर्वाचन किए जाने की संभाव्यता है। यदि आयोग यह विनिश्चय करता है कि सरपंच का नया निर्वाचन नहीं किया जाए तो निर्वाचित सरपंच इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। कौन करेगा? सरपंच इस अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा।
अगर पंचों का निर्वाचन नहीं हुआ है किसी कंडीशन में, तो भी हम देख रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जब तक यह विनिश्चय न कर ले कि सरपंच का नया निर्वाचन नहीं किया जाए, तब तक जो निर्वाचित सरपंच है वो आर्टिकल 243 सब क्लोज बी में जो पंचायतों के गठन के संदर्भ में बात कही गई है, तो पंचायत बनकर के तैयार हो गया तो उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, इस विषय में यहां पर बताया गया है। देखो, एक ग्राम पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अभी हम लोगों ने देखा न्यूनतम होनी चाहिए 10 और अधिकतम होनी चाहिए 20। ठीक है, और जनपद पंचायत के संदर्भ में ये 25 हो जाएगा और जिला पंचायत के संदर्भ में मैक्सिमम 35 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, वार्डों का विभाजन कलेक्टर द्वारा घोषित अवधारित किया जाना है। तो वार्डों का विभाजन कलेक्टर द्वारा घोषित किया जाएगा, कलेक्टर द्वारा ही उसको निर्धारित किया जाएगा। वार्ड गठन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए। कम से कम ग्राम पंचायत में मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए बताइए? मिनिमम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। 1000 से अगर कम है तो ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलो, अब हम देखते हैं जनपद पंचायत का गठन किस प्रकार से होगा। अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत का गठन देखा, अब जनपद पंचायत का गठन, फॉर्मेशन ऑफ जनपद पंचायत। हमने सबसे पहली बात देखी थी कि जनपद पंचायत में मिनिमम जो जनसंख्या है वो 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। 1000 कहां पर देखा आप लोगों ने? 1000 हमने देखा ग्राम पंचायत में। ठीक है, 1000 कहां देखा था? ग्राम पंचायत में। 5000 हम लोगों ने कहां देखा? जनपद पंचायत में। और 50,000 कहां देखा है हमने? जिला पंचायत में। तीनों बातें आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। बार बार हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि न्यूनतम 5000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत का गठन किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत बताइए? आर्टिकल 243 सब क्लोज बी। मैं बार बार इस आर्टिकल को दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि पंचायतों का गठन आर्टिकल 243 के उपधारा सब क्लोज बी में कहा गया है। निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य जनपद पंचायत सदस्य के रूप में होंगे। एक जनपद पंचायत क्षेत्र में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 25 हो सकती है। न्यूनतम संख्या 10 हो सकती है और अधिकतम संख्या 25 हो सकती है। राज्य विधानसभा के लिए ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः पड़ते हैं, परंतु यदि राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जनपद पंचायत सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आता है, पूछता है। देखो, स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो इस जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हैं, वे सभी जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। ठीक है, जनपद पंचायत के सदस्य होंगे राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूर्णतः या अंशतः जो सदस्य होंगे विधानसभा के सदस्य। ठीक है, लेकिन अगर विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र इस जनपद पंचायत के अंतर्गत तो आ रहा है, लेकिन वो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ना आकर के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने लग गया। ठीक है, यानी कि वो पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत ना आकर के नगरीय निकाय के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे ही आएगा तो वो जनपद पंचायत का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा, वो इसकी अर्हता नहीं रखता है। और यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है और स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी जनपद पंचायत के गठन के संदर्भ में हम लोग बात करें, फॉर्मेशन ऑफ जनपद पंचायत के संदर्भ में बात करें, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम पंचायत शब्द की बात कर रहे हैं, नगरीय निकाय शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। और यहां पर अगर भले से ही इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत क्यों ना आए, अंशतः आए या पूर्णतः आए, लेकिन अगर वो नगरीय शब्द हो गया, वो जहां पर जिस क्षेत्र से वो विधायक है या विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, अगर वो क्षेत्र क्या है, नगरीय है, अगर वो क्षेत्र नगरीय है तो वो जनपद पंचायत के अंग के रूप में नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात स्पेशली मेंशन किया गया है आर्टिकल 243 सब क्लोज बी में। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत के कुल सरपंचों का, जनपद पंचायत के कुल सरपंचों का 1/5 यानी लगभग 20% होना चाहिए। चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा लॉटरी निकालकर सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी को भी नामित कर दो, लॉटरी निकाला जाएगा और उसमें जितने लोगों का नाम आएगा उनको नामित किया जाएगा सदस्य के रूप में। जिनका कार्यकाल केवल कितने वर्ष का होगा, केवल 1 वर्ष का होगा, उसे पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती। ठीक है, 1 वर्ष का जो होगा ना, उनको दोबारा आप सदस्यता नहीं दे सकते, फिर से नए लॉटरी में नए लोगों को देखना पड़ेगा। वह सरपंच सदस्य पंचायतों की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नहीं होंगे। सीधी सी बात है, 1 वर्ष के लिए है, मतलब अस्थायी होंगे, पुनः लॉटरी निकाला जाएगा नेक्स्ट वर्ष के लिए। यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नई निर्वाचन की कार्यवाहियां 6 माह के भीतर प्रारंभ की जानी चाहिए। परंतु जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आगे की और कार्यवाहियां इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य या निर्वाचन लंबित होने के कारण बिल्कुल भी नहीं रोकी जाएगी। ठीक है, अगर जनपद पंचायत का फॉर्मेशन हो रहा है तो जनपद पंचायत के फॉर्मेशन में जो 3 मूलभूत पिलर हैं, कौन कौन? एक तो जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष। इन तीनों का निर्वाचन किसी भी कंडीशन में नहीं रोका जाएगा, भले से ही हम 20% कुल सरपंचों को नामित लॉटरी निकाल करके उनको सदस्य बनाएं, या परंतु यह और भी यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुनः किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य के निर्वाचन की नई कार्यवाहियां तब तक प्रारंभ नहीं की जाएंगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान ना हो जाए कि निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के निर्वाचन किए जाने की संभाव्यता है। कहने का मतलब है 6 माह के भीतर किसी भी कंडीशन में क्या करना है, निर्वाचन करना है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये बात मूल रूप से यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, जिला पंचायत का फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का फॉर्मेशन गठन किस प्रकार से होगा, इस पर भी हम लोग बात करें। न्यूनतम जनसंख्या सबको पता चल गया, 1000, फिर 5000, फिर 50,000। 1000 किसके लिए है? ग्राम पंचायत के लिए, 5000 जनपद के लिए और 50,000 जिला पंचायत के लिए। जिला पंचायत के गठन के संदर्भ में हम देखें तो मिनिमम एक जिला पंचायत का गठन हम तब कर सकते हैं जब 50,000 न्यूनतम जनसंख्या हो, अधिकतम की बात नहीं कही गई है। निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य होंगे इसमें, जिनको जनता चुन करके लाएगी। ठीक है, उनका निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। एक जिला पंचायत क्षेत्र में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 35 हो सकती है। मिनिमम 10 हो सकते हैं संख्या और मैक्सिमम 35 हो सकता है, 35 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और जिला पंचायत के गठन में 5000 से कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आपको कूट में दे दिया जाएगा मैक्सिमम 1 लाख जनसंख्या और मिनिमम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो आपको लगेगा कि सर तो पढ़ाए हैं, हम तो पढ़े हैं बुक में कि भाई मिनिमम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 लाख जनसंख्या, बहुत सही कहा जा रहा है, तो इसको सही कर दो, राइट कर दो। तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम जरूर लिखा है। तो मिनिमम के संदर्भ में जनसंख्या में आप 5000 याद रखिएगा, और मैक्सिमम अगर कुछ भी आपको फिगर दिया जाता है, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, कुछ भी फिगर दिया जाता है, आप उसको नहीं लेंगे, वो गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है, तो इस बात को आप मेंशन करेंगे। देखिए, लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हों, वो इसमें शामिल हो सकते हैं लोकसभा के संदर्भ में। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है, वे भी शामिल हो सकते हैं। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले की निर्वाचित एवं नामित हुए हैं, वे सदस्य शामिल हो सकते हैं। जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है ना, वो नामित होंगे। ठीक है, परंतु लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। देखो, ये जनपद के संदर्भ में भी सेम फॉलो हो रहा है और
जिला पंचायत के संदर्भ में भी वही फॉलो हो रहा है कि लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य अगर उनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, अगर नगरीय क्षेत्र से आते हैं वो, ठीक है, तो वो जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों में शामिल नहीं हो सकते, दोनों के सदस्य नहीं हो सकते। इस बात को स्पेशली मेंशन किया गया है, ठीक है। विधानसभा के संदर्भ में जनपद पंचायत में और विधानसभा और लोकसभा दोनों के संदर्भ में जिला पंचायत में सदस्य कब नहीं हो सकते, जब उनका निर्वाचन क्षेत्र कहां पर पड़ता हो, नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो। भाई नगरीय क्षेत्र में पड़ रहा है तो इसके सदस्य होने की जरूरत नहीं है, वो जो है नगरीय निकाय से संबंधित होंगे, फिर है ना, नगर पालिका नगर निगम से संबंधित रहेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के संदर्भ में आप लोग इसे समझ पाए होंगे। पंचायतों का निगमन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंचायत क्या है, इसको समझ लीजिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का एक निगमित इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है। प्रत्येक पंचायत एक सामान्य मुद्रा होगी, वे उक्त नाम से वाद चलाएगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाए जाएंगे। उन्हें स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, अंतरित करने, संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातों को शामिल करने की शक्ति होगी। मतलब कि उनको एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त है पंचायत को, ठीक है, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या फिर जनपद पंचायत हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, हमने देखा आर्टिकल 243, ठीक है। हमने आज कौन सी आर्टिकल को समझने का प्रयास किया, आर्टिकल 243 सब क्लोज बी को हमने समझा, जहां पर हमने फॉर्मेशन ऑफ पंचायत को समझने का प्रयास किया, ठीक है। और आप लोग इसको और बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपने YouTube में देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह से हम पूरा आपको इसका जो लेक्चर्स है आपके जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक कंप्लीट स्टडी के रूप में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पहले से 2 क्लासेस हो चुके हैं, उन दोनों क्लासेस को आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। आप www.iestutorial.in पर लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही साथ IES ट्यूटोरियल ऐप पर आप हमारे जो कोर्सेस हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज, अलग अलग जो एग्जाम हो रहे हैं उसके टेस्ट सीरीज समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल, फिर इंस्टाग्राम, इन सब से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।